हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है मेंडलिज्म। इससे पहले आपने जेनेटिक्स और हेरिडिटी के बारे में पढ़ा। तो मेंडलिज्म जिसका मीन्स होता है मेंडलवाद, तो ये मेंडलिज्म मेंडल से जुड़ा हुआ है और मेंडल के द्वारा दिए गए सिद्धांत को ही मेंडलिज्म हम कह सकते हैं। तो मेंडल द्वारा दिए गए वंशानुगति के आधारभूत सिद्धांत, तो हेरिडिटी का जो आधारभूत सिद्धांत है उसे एकत्र रूप से मेंडल के सिद्धांत या वंशानुगति के नियम या मेंडलवाद कहते हैं। तो आप मेंडलिज्म को इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि मेंडल द्वारा दिए गए जो वंशानुगति के आधारभूत सिद्धांत हैं उसे एकत्र रूप से हम लोग मेंडलवाद या वंशानुगति के नियम या मेंडल के सिद्धांत कहते हैं। और उनमें से दो मेंडल के नियम ही कहलाते हैं, और ये पृथक्करण के नियम व स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम हैं। तो मेंडल्स ने स्पेशली दो नियमों को दिया था और उन दोनों नियम को एकत्र रूप से लेके चलते हैं, तो हम लोग उसे मेंडलिज्म कहते हैं। अर्थात मेंडल द्वारा दिए गए सिद्धांत ही मेंडलिज्म कहलाता है। तो सबसे पहला लॉ उनका दिया गया था पृथक्करण का सिद्धांत या नियम। इसको लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। पृथक्करण अर्थात सेग्रीगेट करना, जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया, उसके सिद्धांत ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या सिद्धांत, मेंडलवाद का प्रथम नियम, तो सबसे पहला नियम दिया गया है, इसीलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल भी हम लोग कहते हैं। तो आप इसे दोनों नाम से जान सकते हैं। इस नियम में क्या होता है कि यह नियम एक संकरण क्रॉस की सहायता से समझाया जा सकता है। अर्थात इसे क्रॉस के माध्यम से इस लॉ को या प्रिंसिपल को आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा, जो प्योर टॉल मटर का पौधा हो वो, और एक प्योर ड्वार्फ शुद्ध बौना मटर का पौधा क्रॉस के लिए लेते हैं। दो अलग अलग लंबाई के, एक लंबा और एक नाटा, जो प्योर हो, उन दो पौधों को, मटर के पौधों को हम लोग लेते हैं और उसके बीच क्रॉस कराते हैं। तो जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट पीढ़ी होता है उसको हम लोग F1 कहते हैं। अर्थात फर्स्ट जनरेशन में पौधों के बीच सेल्फ क्रॉस कराने पर जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम लोग F2 पीढ़ी कहते हैं। तो इसमें लंबे और बौने दोनों प्रकार के 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस होता है तो देखते हैं क्या कि फर्स्ट टाइम्स प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ मटर के पौधे का सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, तो 3:1 के अनुपात में पौधे उत्पन्न होते हैं। अर्थात 3 जो होते हैं वो टॉल और एक ड्वार्फ उत्पन्न होते हैं। पुनः जब हम लोग F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं, सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो उसके बीच सेल्फ क्रॉस, तो उसके बीच जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध नाटा एवं दो मिश्रित अर्थात संकर पौधे उत्पन्न हुए। तो ये हम लोग देख सकते हैं इसे एक डायग्राम की सहायता से। तो देखते हैं ये जनक दोनों, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना, दो अलग अलग प्रकार के पौधे लिए। कैपिटल टी डिनोट कर रहे हैं शुद्ध लंबा को, स्मॉल टी डिनोट कर रहे हैं शुद्ध बौना को, और इसे सेग्रीगेट कर लेते हैं अर्थात पृथक कर लेते हैं।
सेग्रीगेट करने पर कैपिटल टी अलग, यह स्मॉल टी अलग, ये दोनों जब सेग्रीगेट हो जाते हैं तो इसके बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि जब F1 पौधे के बीच सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो FTPD उत्पन्न होता है। F2PD तो जिसमें लंबा और बौना दोनों प्रकार के 3:1 के अनुपात में पौधा उत्पन्न होगा, और F1PD में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। पुनः F1PD का सेल्फ क्रॉस कराने पे एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध नाटा और 2 मिश्रित पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इसे क्रॉस की मदद से देख लेते हैं। तो देखते हैं कैपिटल टी जो कि प्योर टॉल है, स्मॉल टी जो कि प्योर डॉर्फ है। इस दोनों से एक एक हम ले लेते हैं। तो ये दोनों हाइब्रिड के रूप में पौधे प्राप्त हुए, या इसे कह सकते हैं कि दोनों जो है प्योर टॉल ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि कैपिटल लेटर जो डिनोटेशन होता है यह डोमिनेंट फैक्टर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, दोनों लंबे उत्पन्न हुए। पुनः जब इन दोनों का सेल्फ क्रॉस कराया गया, अर्थात ये F1 जनरेशन उत्पन्न किया, तो F1 जनरेशन का जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इस मेल को डिनोट कर रहा है ये सिंबल, और ये नीचे जो प्लस का सिंबल दिखा रहा है ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। तो जब इस दोनों का सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी को हम जब क्रॉस कराते हैं तो ये शुद्ध लंबा कैपिटल टी उत्पन्न होता है। पुनः जब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात शंकर लंबा, ये दोनों हाइब्रिड हो गया। पुनः जब इस स्मॉल टी से इस कैपिटल टी को डिनोट कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस करने पर शंकर लंबा उत्पन्न होता है, और जब स्मॉल टी को क्रॉस कराते हैं तो यह शुद्ध बौना प्राप्त करता है, अर्थात एक शुद्ध लंबा, 2 मिश्रित लंबा या शंकर लंबा और एक शुद्ध नाटा पौधा। तो आप देख सकते हैं कि एक लंबा पौधा, 2 शंकर लंबा और एक नाटा पौधा उत्पन्न करता है। तो इससे हम लोग F2 जनरेशन कहते हैं। इस सेकेंड जनरेशन में जो पौधे उत्पन्न हुए यह क्या हो गए, एक शुद्ध लंबा, 2 शंकर लंबा और एक शुद्ध नाटा पौधा उत्पन्न हुआ। तो जब इसे हम क्रॉस करने के बाद प्राप्त किए और देखने के पश्चात यह किस रूप से हमें दिखता है, कितने रेशियो में दिखता है और जीनोटिपिक इसका क्या रेशियो होता है, इसको जानते हैं। तो आपने फिनोटाइप, जीनोटाइप इसके जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में देखे थे कि फिनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस से देखने से पता चलता है, और जीनोटाइप जो उसके जेनेटिक प्रॉपर्टी को बताता है, उसको हम कैसे समझते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, तीनों कैपिटल टी, अर्थात ये तीनों टॉल को डिनोट कर रहा है। लेकिन ये स्मॉल टी है जो कि इसके ड्वार्फ पार्ट्स को डिनोट कर रहा है, अर्थात इसमें 3 लंबा और 1 नाटा। अर्थात जब फिनोटिपिक रेशियो जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से जानते हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 3:1 का रेशियो। और जब जीनोटाइप की बात करें, जेनेटिक प्रॉपर्टी से चलते हैं, तो आप देख सकते हैं एक प्योर लंबा, एक प्योर नाटा और 2 मिश्रित या हाइब्रिड। तो इसका रेशियो जीनोटिपिक के हिसाब से 1:2, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया, ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया। जो फिजिकल अपीयरेंस को बता रहा है वो 3:1 का हो गया, जो जीनोटिपिक रेशियो बता रहा है 1:2, 2:1, मतलब जेनेटिक प्रॉपर्टी को जो बता रहा है वह 1:1 के रूप में, जो दिखने से पता चल रहा है वो 3:1 के रूप में। अब हम लोग चलते हैं, तो फर्स्ट लॉ था जो कि केवल इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये केवल लंबाई के लिए डिनोटेशन एक ही लक्षण वाले पौधे को लिया गया था। लेकिन जो सेकेंड प्रॉपर्टी लॉ है इसका,
सेकेंड लॉ जो इसका है यह डायहाइब्रिड क्रॉस से डिनोट करते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो पौधे आते हैं वो दो प्रकार के लक्षणों को लेकर आते हैं और इस लॉ को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या सिद्धांत कहते हैं। लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अर्थात इंडिपेंडेंट रूप से इसमें पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सेकेंड लॉ ऑफ मेंडलिज्म भी कहा जाता है। इससे पहले जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसे फर्स्ट लॉ, इसे सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो प्रकार के लक्षणों को लिया जाता है। इसमें विभिन्न लक्षणों के कारक या एलील युग्मक जनन या बीजाणु जनन के समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत या अपव्यूहित हो जाते हैं। तो सेकेंड लॉ में आप देखते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लक्षण जो होंगे के कारक जो होंगे या एलील जो होंगे वह युग्मक जनन के समय या बीजाणु जनन के समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं या अपव्यूहित हो जाते हैं। तो यह नियम द्विसंकरण क्रॉस से समझा जा सकता है, अर्थात इसे डायहाइब्रिड क्रॉस की मदद से आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप दो दो प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं और उसका फिर क्रॉस कराते हैं। तो इसमें एक शुद्ध गोल बीज वाले मटर के पौधे, वो भी पीले, शुद्ध गोल बीज वाले पीले मटर के पौधे, जिसको कैपिटल आर और कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। तो रेड और राउंड और येलो का झुर्रीदार बीज वाले हरे पौधे, तो झुर्रीदार बीज को हम लोग स्मॉल आर और हरे पौधे को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। तो एक हो गया आपका राउंड एंड येलो, एक रिंकिल्ड एंड ग्रीन, इस दोनों से हम इसे डिनोटेशन कर रहे हैं और इसका फिर हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो आप देखते हैं कि जब इसका क्रॉस कराते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी वाले को, तो पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी हो जाता है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से डिनोट हो रहा है, ये स्मॉल लेटर से डिनोट हो रहा है। तो पीले रंग हरे रंग पर प्रभावी हो जाएगा और F1 पौधे या संकर पौधे सभी गोल व पीले बीज वाले होंगे। मतलब फर्स्ट जनरेशन जो इसका चलेगा फर्स्ट टाइम, तो सारे गोल और पीले बीज वाले ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो सारे डोमिनेंट हो जाएंगे। तो F1 पौधे का स्वनिषेचन कराते, मतलब जब F1 जनरेशन प्राप्त होगा जो कि डोमिनेंट फैक्टर को उत्पन्न करेगा, सारे राउंड एंड येलो, पुनः जब इसका सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा तो F2 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होंगे उसमें 4 प्रकार के पौधे, गोल पीले, झुर्रीदार पीले, गोल हरे, झुर्रीदार हरे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है, अर्थात फिनोटिपिक रूप से 9:3:3:1 के अनुपात में यह पौधा प्राप्त होगा। जैसे आप देखे थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले पौधे जो मेंडल्स का फर्स्ट लॉ था उसमें 3:1 के रेशियो में प्राप्त होता था, इसमें 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनक पौधे को लेते हैं। तो इसमें देखते हैं पीला गोल बीज, झुर्रीदार हरा बीज, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इस दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं। तो सेग्रीगेट करते थे कि राउंड एंड येलो, इसको एक साथ, राउंड एंड येलो को एक साथ, इधर रिंकिल और ग्रीन को एक साथ, रिंकिल और ग्रीन को एक साथ। जब इस दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो आप देखते हैं कि F1 पीढ़ी में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाले को सबसे आगे लिखते हैं। तो जब राउंड की बात आ रहा है, रिंकिल की बात आ रहा है, तो कैपिटल आर आगे हो गया। इसी तरह इसमें भी लिखते हैं। फिर हम अगर इसके बीच और इसके बीच क्रॉस कराते हैं तो फिर इसी के जैसा एक और संतान उत्पन्न होगा। और जब इसको सेग्रीगेट हम कराते हैं तो आप देखते हैं 4 प्रकार के पौधे तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके बीच भी जब क्रॉस कराया जाएगा तो इसमें से भी 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो हम उसे मेल और फीमेल रूप में लेकर चलते हैं। तो देखते हैं कि आगे कितने प्रकार के पौधे हमें मिलते हैं। इसे हम
डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरह इसे मेल से डिनोट करेंगे और इसे फीमेल से। सेम वही प्रॉपर्टी जो इसमें पौधे थे उसी तरह फीमेल में भी वही सारे पौधे हैं। जब इसका क्रॉस कराया जाता है तो आप देख सकते हैं इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो राउंड राउंड येलो येलो गोल पीला। उसी तरह जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो सब इसी प्रकार से क्रॉस कराते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। जब इस प्रकार से सारे क्रॉस संपन्न हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि और जो भी आगे आगे इसका जो क्रॉस होता है इसी के सामने लिखा जाता है। जब आप क्रॉस करके लिख लेते हैं सारे तो देखते हैं कि इसका फिजिकल और फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि जब इस फीमेल पौधे का क्रॉस इस मेल पौधे से कराया गया तो सारे ये क्या हो गए, राउंड एंड येलो प्राप्त हुए। पुनः जब इसका क्रॉस इससे कराया गया तो ये प्राप्त हुआ। तो जो भी कैपिटल लेटर वाला है उसे आगे कर देते हैं और फिर उसके बाद स्मॉल लेटर वाला। अब इसका हम फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे समझते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई सब एक समान हैं। तो देखकर हम पता कर रहे हैं तो काउंट करते हैं कि किसमें कैपिटल और कैपिटल वाई जो है एक समान है। कितने पौधे इसे, तो देखने से पता चलता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब इस टाइप से चलता है इसका ये रेशियो। तो आप देखें तो ये 4 इधर 3 इधर और 2 बीच में, टोटल कितने हो गए 4 3 7 और 2 9, मतलब 9 का जो हम बता रहे थे 9:3:2:3:1 का रेशियो, उसमें 9 जो पौधे हो रहे हैं ये सारे गोल पीले हो रहे हैं। और फिर आता है 3 का रेशियो। तो 3 में देखते हैं हम लोग स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब झुर्रीदार पीला झुर्रीदार पीला झुर्रीदार पीला, ये 3 का रेशियो है। तो 9:3 ये हो गया आपका। फिर देखते हैं 3:1 का रेशियो और बचा है, तो ये गोल हरा गोल हरा गोल हरा, अर्थात राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन, ये 3 का रेशियो। और बचा जो रेस्ट आपका 1 का रेशियो हो गया, झुर्रीदार और हरा। तो ये फिनोटिपिक रेशियो में आपने देखा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 9:3:3:1 का रेशियो। लेकिन जब इसके जीनोटिपिक प्रॉपर्टी को देखते हैं तो फिर यह चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है सो देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 9:3:3:1 का हो गया। जीनोटिपिक रेशियो में देखते हैं तो अब देखते हैं 9:3:3:1 का रेशियो जो है 9 को हम कैसे चलते हैं, 9 को तोड़ते हैं जब इसके जीनोटिपिक रेशियो में, तो आप देख रहे हैं ये पूरा राउंड एंड येलो सारे क्या है कैपिटल लेटर में। तो इसका रेशियो 1 को लेके चलते हैं, 1 इसके जैसा और कोई भी नहीं है इसमें 9 वाले में। तो 1 जीनोटिपिक रेशियो के हिसाब से जीन से चलते हैं तो ये सारे कैपिटल है तो 1। और फिर इस दोनों को देखते हैं, ये दोनों सेम तो 1:2। फिर देखते हैं इसको और इसको, ये दोनों सेम है, इसका भी रेशियो 2 का हो गया। तो 1:2 2:2 और ये और ये चारों सेम है।
तो जेनेटिक प्रॉपर्टी से के हिसाब से 1:2, 2:2, 2:4, जो कि सारे जोड़ देते हैं तो 9 हो जाते हैं। तो 9 को 1:2, 2:2, 2:4 के रेशियो में तोड़ लेते हैं। फिर बचता है 3 वाले रेशियो। इस 3 वाले में देखिए एक सेम है सारे, और फिर ये दोनों सेम है, तो 1 अलग, ये दोनों अलग, तो 1:2, 3 वाले में। फिर उसी तरह हम देखते हैं इस तीनों में, तो ये तीनों में क्या है कि ये 1 और ये दोनों सेम है, तो 1:2 हो जाएगा 3 वाले में, और बचा ये 1। तो अगर हम टोटल का जीनोटाइपिक रेशियो बोलना चाहें 1:2, 2:2, 2:4, फिर 1:2, 2, 1:2 और 1, ये टोटल हो गया 1:2, 2:2, 2:4 1:2, 1:2, ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। तो आपने देखा कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। इस 9 को तोड़ा गया है 1:2, 2:2, 2:4 के रेशियो में, 3 को 1:2 के रेशियो में, 3 को 1:2 के रेशियो में, और 1 को 1। तो आपने इसको अच्छे से समझ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। मेंडल्स की सफलता के क्या कारण थे, रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सफलता का कारण क्या है कि मेंडल ने केवल शुद्ध नस्ली प्रजातियों का चुनाव किया। जितने भी प्योर नस्ल थे उसी का उन्होंने चुनाव किया। दूसरी बात कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल उन 7 लक्षणों को चुना जो कोई भी लिंकेज दर्शाते हैं, अर्थात जो लिंकेज दर्शाते होंगे उन सारे लक्षणों को उन्होंने चुना। तीसरा, मेंडल ने एक समय पर 1 से 3 लक्षणों पर कार्य किया। वन टाइम अगर 3 प्रॉपर्टी को उन्होंने लेकर चला तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने में उन्हें सुविधा मिली। फिर से देखते हैं आगे, मटर के पौधे के साथ जनन प्रयोगों की तकनीक पहले से ज्ञात थी। तो जनन प्रयोग मटर के पौधे के साथ उससे पहले यह टेक्निक जो है पता था, इसलिए उन्हें इन प्रयोग को करने में आसानी से सहायता मिली। तो ये सब सफलता के रीजंस थे। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल ने बाहरी परागकण से संक्रमण रोकने के लिए पुष्पों की बैगिंग की। तो बैगिंग भी एक प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें क्या करते हैं कि उसके एंथर पार्ट्स को हटा देते हैं, फूल के जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उसके एंथर पार्ट्स को हटा देते हैं, और जब चाहते हैं तो उसका जो है पॉलिनेशन करवा लेते हैं। तो यह बैगिंग का प्रोसेस कहलाता है, जो कि बाहरी परागकण से संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये भी करने में वो सक्सेस रहे। और लास्ट, मेंडल ने सांख्यिकी विश्लेषण मतलब संख्या के आधार पर उन्होंने प्रयोग किया, और इस तरह से वह सफल हुए। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप मेंडल्स के दोनों लॉ को अच्छे से समझे होंगे, और समझे होंगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।